अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। आज की हमारी गुफ्तगू का फोकस होगा हमारी इकनॉमिक जो हमारा लैंडस्केप है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पर कहाँ पे काम हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, आगे क्या मज़ीद काम होने वाले हैं और किस तरह हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसमें हमारे यहाँ बेशुमार रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, एग्रीकल्चर बेस बहुत बड़ा है, उसमें मैकेनाइजेशन की भी और रैशनल पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। वीट की पॉलिसी हो या दीगर फर्टिलाइज़र का भी इश्यूज चल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपके यहाँ ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे भी बात हुई, तो इसमें एक्सपेंशन की कितना स्कोप है, जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं उस पर बात करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो इससे जो भी जुड़े भी तमाम मामला हैं उस पर आप डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब मोहसिन अहमद सैयद साहब, आप साबिक चेयरमैन है सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मोहसिन साहब। ये इस वक्त हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस से अलावा जो चैलेंजेस हैं वो गॉसिप के ज़्यादा हैं। कि वो जो सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात मुझे एक साहब बता रहे थे कि जी वो देखें जी हमारी टेक्सटाइल बिल्कुल नीचे चली गई। बाद में हमें कोई डाटा कोई जीएस ग्लोबल से मिला, कोई इधर पता चला कि ये गुज़िश्ता कोई साल 2 साल के अंदर आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बहुत आगे चली गई है, यानी कि उसमें बूस्ट मिला हमें। तो ये जो पहले तो गॉसिप और रियलिटी का जो एक कंपैरिजन है, जो भी सेक्टर वाइज आप कर सकते हैं, वो ज़रा इससे इंफॉर्मेशन से नवाजें। जी, थैंक यू वेरी मच मियां साहब। बेसिकली देखें, हम लोग एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं। हमारी एग्रीकल्चर सबसे बड़ा रिसोर्स तो वही है। कॉटन हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, कॉटन, फिर हमारा शुगर केन है, वीट है और राइस है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि हमने अपनी एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। तो उसके अंदर जो चीज़ें मेन एलिमेंट्स हैं ना, वो एक तो इनपुट्स होती हैं। मसलन आपकी सीड की क्वालिटी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, आपका फर्टिलाइज़र बेहतरीन होना चाहिए, आपका पेस्टिसाइड जो है मिनिमम कॉस्ट पे हो ताकि आप उसको अपने ख़र्चों को कम करें। फिर हार्वेस्टिंग है, फिर उसकी सेल है। हाँ, अब अगर हम ये सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लें तो फिर सबका फ़ायदा होता है। अब पिछली ये वीट की हमारी क्रॉप जो थी, थोड़ी सी उसकी जो सेल थी वो हिट हो गई, क्योंकि बाहर से गंदम पिछली गवर्नमेंट ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दी थी, वो आ गई। और हमारा इस वक्त का जो तकरीबन एक एस्टिमेट है कि 400 अरब से 500 अरब तक की जो गंदम है वो अभी फार्मर के पास है। अब अगर हम फार्मर अगली क्रॉप काश्त करने से वो तो उसने फिर फर्टिलाइजर नहीं खरीदा अगली क्रॉप के लिए। तो जब वो आगे फर्टिलाइजर नहीं खरीदेगा तो हमारी जो फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज हैं उनका कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा। फिर वो बैंकों से उधार लेंगे अपने फर्टिलाइजर को सिर्फ वेयर हाउस में रखने के लिए। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हर क्रॉप का जो एक मोमेंटम है ना उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है। सो अब हमें ये चाहिए कि गंदम का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करें, और बैंकिंग सिस्टम में इतनी जान है कि वो उसको बैकलॉग को क्लियर कर सकता है और उसके अंदर गवर्नमेंट का फायदा होगा। गवर्नमेंट ने नहीं, आपका मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योर कर ले, गवर्नमेंट नेशनल बैंक से फंडिंग फंडिंग लेके फार्मर को फंडिंग आप कहते हैं कि आसान शराइत पे है। यस, और लेके जो अपनी स्टोरेज भी करे, उसको एक्सपोर्ट भी करे, गवर्नमेंट मैनेज करे ना। पेस्को जो है उसका काम ही ये है कि जो प्रोड्यूस आ गई है अब उसको मैनेज किया जाए। ठीक है। फिर क्योंकि फिर हमने जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उन सारी चीज़ों पर उसका इफेक्ट होता है। अब हमने हर चीज़ के अंदर वैल्यू एडिशन करनी है। अब मसलन शुगर केन आता है, शुगर केन के अंदर हम चीनी बनाते हैं, मोलेसेस बनाते हैं। ठीक है। सारी दुनिया जो है उसमें से मेडिसिन बनाती है, अल्कोहल बना लेती है, इथेनॉल बन जाता है। जी, अल्कोहल और इथेनॉल के अलावा जी एंटीबायोटिक्स बनते हैं। अच्छा, तो मोलेसेस जी 70 प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्राजीलियन इकोनॉमी उसमें से प्रोड्यूस करती है। ब्राजील तो इसका नंबर 1 है जी। तो हमें चाहिए कि उसके अंदर से कोई 10% 20% हम फ्यूल में भी इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे ट्रैक्टर्स वगैरह का जो डीजल फ्यूल है ना, डीजल फ्यूल के अंदर हमें चाहिए कि ये एग्रो बेस्ड एडिटिव जो है ना इनको लेकर आएँ
और इन चीज़ों से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेकर आएं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी इस दफ़ा राइस की प्रोडक्शन तो कम हुई है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी, थोड़ी सी बारिशें कम हुई, लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसको बड़ी अच्छी प्राइस मिल रही है राइस के एक्सपोर्टर को, क्योंकि इंडिया ने अपनी राइस के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। पाबंदी अच्छा इंडिया ने क्यों लगाई है वैसे? उनके यहाँ मतलब ताकि अपनी फूड शॉर्टेज ना हो ना, फूड शॉर्टेज उनको अपने लोगों मतलब इतनी आबादी है, 1 अरब लोग हैं, अब तो वो दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड नंबर 2 आफ्टर चाइना ना। तो लेकिन सुना कि 1 करोड़ ज्यादा हो गया चाइना रिसेंट, अब मुकाबला सख्त है तो मुकाबला सख्त है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंडिया में पाबंदी कोई नहीं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर चाइना रेगुलेट करता है, तो हो सकता है 1 अरब 40 करोड़ थे, इनके 1 अरब 41 करोड़ हो गए माशाल्लाह। 41 इंडिया के। तो हमें ये चाहिए कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आएं। फिर एक एरिया जो हमें बहुत फोकस करना चाहिए वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब फार्मर की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है क्रॉप के अंदर। फिर जो ख़वातीन हैं वहाँ पर हमारी उनको हमें चाहिए कि लाइव स्टॉक के ऊपर ट्रेन करें, ताकि वो जो गाय भैंस बकरी मुर्गी है उसको लुक आफ्टर करें और वहां पे लोकल प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अगर दूध बढ़ेगा तो हमारी ये जो मिल्क प्रोसेसर्स हैं उनको अच्छा दूध मिलेगा, वो आगे मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और जो फार्मर है ना, अब ये जो हमारे बड़े बड़े मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोसेसर्स हैं, इन्होंने वहां पे चिलर्स रखे हुए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एफर्ट चल रहा है हमारे बड़े मिल्क प्रोसेसर्स की तरफ से कि वो हर गांव के पास जाके चिलर्स रख देते हैं। वहां पे वो खवातीन ला के दूध देती हैं और एक दिन फिक्स्ड होता है हफ्ते का कि जी उस दिन उनको पेमेंट हो जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइकिल चल रहा है। वो चिलर से फिर दूध ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आगे चला जाता है। फिर वो उनको गाइड भी करते हैं कि इनकी गाय भैंसों की देखभाल किस तरह करनी है, उनकी दवाइयों का भी ख्याल करते हैं, उनको जो वेटनरी सपोर्ट चाहिए वो भी दे रहे होते हैं। तो ये एक पूरा कलेक्टिव एफर्ट है। वैसे है कहाँ लोगों ने तो बड़ी मिथ बनाई है कि जी ये तो वो पता नहीं यूरिया डाल के दूध बनाते हैं। मैं कहा भाई मसनूई दूध, लोग कहते हैं मसनूई दूध बनता सर वो है काम, लेकिन जो हमारा एक सिस्टम है ना, दूध तो असल दूध से ज्यादा महंगा नहीं पड़ जाएगा अगर बनाया जाए। बेसिकली जो एक देखे ना, एक क्योंकि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिल के वहां पे जतोई में और तहसील अलीपुर के अंदर। तो हमने वहां जतोई तो सिंध में नहीं सर, जतोई हमारे पास है, जी हाँ बिल्कुल, अलीपुर से जरा सा ऊपर है। तो वहां पर जब हमने खवातीन को ट्रेन किया इसके अंदर, तो उन्होंने 3 लीटर से कोई 6 पर आ गया, कोई 9 पर आ गया, कोई 10 पर आ गया, और वहां पे जो उधर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर हमने वहां पे जो वेटनरी डॉक्टर्स थे उनको वहां पे पोजीशन किया, तो उन्होंने बहुत सारी जो बीमारियां हैं, फुट एंड माउथ डिजीज है, उसको हमने कंट्रोल किया। तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल है कि आपने फार्मर को भी ट्रेन करना है, फार्मर की लेडीज को भी ट्रेन करना है, बच्चों को भी ट्रेन करना है, बच्चे भी वो पढ़ाई भी करें, हुनर भी सीखें और वालिदैन के साथ मिलकर काम भी करें। रूरल एरिया में औरतें और बच्चे और बड़े काम करते हैं वैसे जी, लेकिन स्किल अगर आ जाए साथ बिल्कुल तो फिर तो वो ज्यादा बेहतर हो जाए। अब मसलन देखें, एक छोटी सी इंटरवेंशन है कि हमारे यहाँ जो बच्चों का ड्रॉप आउट है ना स्कूल से पहले 5 साल के अंदर, वो बहुत ज्यादा है गांव के अंदर। अच्छा, उसको खत्म करने का बेस्ट तरीका ये है कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वो खवातीन इकट्ठी करें जो कि मैट्रिक FA BA पास हों, और उनको वो जो बच्चे हैं उस गांव के, उनको पहली 5 साल वहीं पे पढ़ा दें, वहीं पे स्कूल दें। उन इसातिज़ा को जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से 15,000 20,000 50,000 मुआवजा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है बच्चों की, उसके अंदर इलिटरेसी कम हो जाएगी। जब इलिटरेसी कम हो जाएगी तो फिर ये एक आपका जो 40% 50% जो इलिटरेसी का जो है ना, ये एक हमने तोड़ना है। और ये तभी टूटेगा कि जब हम इंस्टीट्यूशनली हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट खवातीन को और जो हमारी सोसाइटी को सिविल सोसाइटी के साथ मिल के इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट ठीक होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। मोहसिन साहब, कभी कोई आपके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ ये एजुकेशन वालों का? आपने
ये प्रोजेक्ट या ये प्रपोजल्स कभी डिस्कस किए हों? ये हमने, या उन्होंने कहीं टेकअप मैं किया हो? क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल एजुकेशन में रहा हूँ, ठीक है, और तो लेकिन हमारा आप तो टेफ्टा के चेयरमैन भी रहे। जी, मैं टेफ्टा चेयरमैन भी था। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपनी फीडबैक दें कि इस तरह से इसको लेके आगे चलें। तो वहां पे स्कूल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप मस्जिद के अंदर खवातीन की, जैसे आप कहते हैं कि लोकल सतह पे ये काम कर लिया, लोकल सतह पे काम करें। जब ये बच्चे और बच्चियां दोनों पहले 5 साल उनको इकट्ठे पढ़ाएं और वो दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई भी कर लें, उसके बाद वो फील्ड्स में जाके अपने वालिदैन के साथ मिलके काम भी कर लें, ताकि वो जो उनको एक थोड़ी सी वो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी मिल जाती है करने के लिए, तालीम भी हो जाती है। फिर जब ये बच्चे और बच्चियां जब ये 8 साल की इनकी तालीम पूरी हो जाए ना, या 13-14 साल की उम्र में पहुंच जाए, तो हमने इनको हुनर सिखाना है। अब वो हुनर जो है लोकल भी हो सकता है, और उसके अंदर चाहे आप ट्रैक्टर मैकेनिक बनाएं। कॉटन इंडस्ट्री देहातों में बड़ी चलती रही, बिल्कुल। ये बच्चियां कालीन बनाती थी, दरियां बनाती थी, अभी भी हमारे पंखे बनाना, पता नहीं क्या क्या चीजें, सिल्क की बड़ी इम्प्रोवाइजेशन की जा सकती है। जी, सिल्क का भी आप कह रहे हैं, सिल्क कराची से सिल्क के ऑर्डर्स आते हैं, और साउथ पंजाब के अंदर सिल्क का जो एक ओरिजिन तो वो कोकून नहीं होता, वो जो है वो कोकून अपनी जगह, लेकिन सिल्क का अगर आप मर्दान चारसदा से लेके सिल्क लें और फिर सिल्क वो जो रॉ सिल्क लेके वो पहुंचा देते हैं इन लोगों को जो वहां पे बैठ के ये हमारी सिल्क की साड़ियां बन रही हैं साउथ पंजाब के अंदर बेतहाशा। आप जब सड़क पर आते हैं हाईवे के ऊपर, तो आपको बेतहाशा जगह पे ये काम मिल रहा होता है। तो एक पूरा लूप है जिसके अंदर आपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को मार्केट से कनेक्ट करना है, और इससे फिर ये चीजें आगे बढ़ती हैं। इसी तरह मसलन आप जैसे चावल है, चावल के अंदर चीजें ऐड करें और चावल की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जो टूटा चावल है वो चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, जो चॉपस्टिक से लोग पसंद करते हैं खाने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हर दाना हमारा अलग हो, लंबा हो। तो वो जो बासमती चावल है वो उसके ऊपर वो बेहतरीन होता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा जो वैल्यू एडिशन हो सकती है वो शुगर केन में हो सकती है, कॉटन में हो सकती है। तो कॉटन का हमारा सिस्टम बड़ा स्टेबल है, और अभी पिछले दिनों क्योंकि बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्शन बड़ी नीचे आ गई हमारी, वो कोई बात नहीं। अगर आपकी प्रोडक्शन नीचे आएगी ना, आपको दुनिया की मार्केट से कॉटन मिल जाएगा, लेकिन आपको जो कॉटन का जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, डाइंग, ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ना, ये इनकी जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन है वो आपने करनी है। अच्छा, हमारे यहाँ सुना गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कम है। नहीं, बढ़ गई है, बढ़ गई है क्योंकि वो पिछले दिनों क्योंकि जैसे आप इंडस्ट्रियल एस्टेट के भी चेयरमैन रहे हैं जी, वहां पे भी हैं इस तरह के। अब हमने उनको सस्ती बिजली देनी है। अब हम बिजली जब उनको 30 रुपए से कम देंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती जाएगी। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई थी, डिस्टर्बेंस आई हुई थी, तो बहुत सारे ऑर्डर बांग्लादेश से फैसलाबाद आ गए, पाकिस्तान आ गए हैं। तो अब हमें चाहिए कि इनको मोमेंटम को हम बिल्ड अप करें। और दूसरा जो मसलन हमारी जो ऐसी इंडस्ट्री है ना जो हमारे डॉलर्स खाती है, मसलन ऑटो सेक्टर है, हमें ऑटो सेक्टर के अंदर अगर हम लोकल प्लान्स बनाएं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जे जो हैं वो हम लोकली बनाएं, ताकि बाहर से हमें डॉलर ना भेजने पड़े बाहर, कम से कम डॉलर इस शक्ल में कि जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, जी, वो आप कह रहे हैं? नहीं सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर मसलन मोटर है बाहर से आती है। अब बैटरी है ना, अब बैटरी की आप कहते हैं ना ऑटो सेक्टर बड़े डॉलर्स खा रहा है, जो इंजन आते हैं ना बाहर से, इंजन आते हैं, तो इंजन खुले हुए आने चाहिए। जैसे अब लाहौर मांगे में एक बहुत बड़ा प्लांट था जी, तो इसी तरह हमें चाहिए कि बाहर से इंजन चल रहा है, वो हाँ चल रहा है, बाहर से इंजन के पुर्जे आए, इंजन यहाँ पे असेंबल होना चाहिए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम है ना, अब पेट्रोलियम के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में अच्छी प्रोडक्शन चल रही है इस वक्त। हमारी जो करक कोहाट के पास जो एरिया है वहां पर हमारा 25% पेट्रोलियम प्रोडक्शन वहां से हो रही है। अब हमें चाहिए कि उस एरिया में और एक्सप्लोरेशन वेल्स बढ़ाएं। इसी तरह बलूचिस्तान में, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, वहां पे आप समझते हैं कि ऑयल एंड गैस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। इसका फॉर्मूला ये है, अमरीकनों का फॉर्मूला ये था कि जितने ज्यादा आप वेल्स ड्रिल करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी, अगर आपको 10 में से 8 ड्राई मिलते हैं ना, तो 2 तो आपको सही मिल गए ना। तो इस तरह से आप वेल्स कंटिन्यूसली ड्रिल करते रहें। जितने ज्यादा वेल्स आप ड्रिल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ऑयल की प्रोडक्शन होगी। तो और ये हमें चाहिए कि अपनी कम से कम 50% प्रोडक्शन जो है ना ऑयल की, वो हमारी लोकल होनी चाहिए। हमारे पास लोकल्स के पास ये एक्सपर्टीज है? बिल्कुल है। OGDCL माशाल्लाह फुली कैपेबल है, उनकी टीमें मौजूद हैं, और इनके पास फाइनेंशियल
कैपेसिटी भी है? बिल्कुल है, फाइनेंशियल कैपेसिटी यानी भी है। ये वायबल प्रोजेक्ट है? यस, वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, और हमें जितना भी हम अपना एनर्जी सोर्स को लोकल कर लें, और उसके अंदर जैसे कोयला भी है, अब कोयले को अच्छा, आपकी स्टडी क्या कहती है, इतने वसाइल हैं कोयले के अलावा कि हम खुद कफालत की तरफ चले जाएं? यानी कि बिल्कुल जा सकते हैं। 26-27 अरब डॉलर हमारे सालाना खर्च होते हैं तेल पे जी। ये काम। मुझे तो कुछ साहब कह रहे हैं सिंथेटिक ऑयल फ्यूल बनाया जा सकता है कोयले से। अब वो कोयले से बन सकता है, कोयले से हमारी सिंथेटिक गैस बन सकती है। हम जो कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस है, बड़ा पुराना 1900 की शुरू के ये चीज़ें थी जो कि अंग्रेज़ों ने अपनी स्ट्रीट लाइट्स कोल गैसिफिकेशन पे लगाई थी। तो हम कोल गैसिफिकेशन कर सकते हैं, उससे हमारी जो गैस बनती है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ, FPCCI के साथ बैठ के, ताकि अपने हमने जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं उनको ग्रेजुअली कम करें, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाएं, ताकि हमारे डॉलर ज़्यादा इन होना शुरू हों। आजकल नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सॉफ्टवेयर हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये इसके ऊपर हमारे जो नौजवान हैं, अब ये बच्चे काफ़ी सारे ऑनलाइन जो हैं काम कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, और काफ़ी डॉलर्स आ रहे हैं। तो ये फ्रीलांसर्स जो हैं, ये हमारा फ्यूचर है। और ये 18 से 36 साल की जो एज ग्रुप है, हमें चाहिए इनको फुली सपोर्ट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स लोगों के लिए पाकिस्तान के लिए कमा के लेकर आएँ। सही बात है। अच्छा, मुझे आपने अभी बाई प्रोडक्ट्स की बात की, तो मुझे एक साहब मिले, वो कहने का जी हमारे यहाँ किन्नू की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे बलवाल, सरगोदा, पूरे रीजन में। तो कहते हैं जी अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किए, इसके 9 बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो यानी वो कहते हैं अभी तक मार्मलेड में वो जो पील डालते हैं या कुछ और, या जूस, या कहते हैं इसके और कई बाई प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हमने काम ही नहीं कभी किया। कीनू का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे कीनू का जो ऑरेंज कलर है ना, वो अमेरिकनों को इतना पसंद था कि वो हमारे यहाँ से लेके जाते थे ये ऑरेंज का कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, इसका कीनू का, और वहाँ अपने पीले जो उनके माल्टे थे ना, उसके अंदर वो मिक्स करके उसको ऑरेंज शक्ल देते थे। तो ये हमारी बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारा किन्नू बहुत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसके छिलके के बहुत बाय प्रोडक्ट्स हैं, मामलेट्स हैं, और इसी तरह से वैल्यू एडिशन करते जाएंगे तो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। अभी इस वक्त ऑलिव्स हमारे यहाँ लग रहे हैं। अब हमें चाहिए कि मलेशिया से हम बहुत ज़्यादा पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, और उसकी नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। घी जो है हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। तो हमें चाहिए कि हम वेजिटेबल ऑयल्स की तरफ आएं, जिसमें ऑलिव ऑयल है, कनोला ऑयल है, आपसे एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दौर में थोड़ा सा इस पे कर्ब्स लगाए थे जरा, तो उनका एक मिनिस्टर बकायदा आया था यहाँ, और आगे ही परसुएडेड टॉप जो नोचेस को उन्हें आगे कहा कि जनाब ये ना करें, आप हमसे इम्पोर्ट करते रहिए। वो सर ग्रेजुअल होगा ना कि आप अपनी जो ये जो है बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, जो कि वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्शन है। अभी बलूचिस्तान में अच्छा ऑलिव लगा हुआ है, हमारे वजीरिस्तान। अच्छा, हमारे यहाँ जो ऑलिव लग रहा है ये उसकी ग्रोथ भी सही है? बिल्कुल सही है। हम अब ऑलिव की जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है, उसका मेंबर बन गए हैं। 5 साल लगते हैं उसको फसल देने के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ट्रीज बढ़ाते चले जाएं, आप बिलियन ट्रीज लगाएं ऑलिव के। अगर आप बिलियन ट्रीज ऑलिव के, हमारे जो केपी का ट्राइबल एरिया है, बलूचिस्तान का सेंट्रल एरिया है, जहाँ जहाँ पे ये बड़ा सूटेबल है, लगाते चले जाएं, बिलियन ट्रीज का प्रोग्राम बनाएं, और आप देखें 5 साल के बाद आप एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि वैल्यू एडिशन की तरफ हम अभी आए नहीं है। सही, बेसिकली एग्रीकल्चर रिसर्च हमारा कमजोरी एरिया है, और इसमें तभी हम स्ट्रांग हो सकते हैं बशर्ते कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करें। और सीड सर्टिफिकेशन के ऊपर काफ़ी जो है ना गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं, उनको हमें कंटिन्यूसली डिस्कस करके इवॉल्व करना चाहिए। और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी चाहिए कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां अब हमारी उन्होंने बना लिए हैं, और वो अपनी क्वालिटी, कॉटन की क्वालिटी भी बेहतर कर रहे हैं। तो इसी तरह सीड्स बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जो सीड कॉर्पोरेशंस बनी थी, वो उनका बेसिक क्या देखिए, मसला ये है ना कि जब आप सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, आज आप यहाँ हैं, कल आपको 2 साल के बाद कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये होता है, अब हमारी फैक्ट्री के अंदर अगर एक सीनियर इंजीनियर है ना, हम उसको कहीं नहीं जाने देते। अब वो थोड़े दिनों के बाद जब उसका तजर्बा 10 साल 15 साल का हो जाता है, तो वो फिर अपने से पीछे से आने वालों को ट्रेन कर रहा होता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंदर ये काम सस्टेनेबल नहीं है,
क्योंकि ट्रांसफर्स हैं, लोगों की और इश्यूज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। सो द बेस्ट थिंग इसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा किया जाए और गवर्नमेंट बेसिकली कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ ये काम करे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हल्के हल्के अपने आप को इसमें से निकाले और प्राइवेट सेक्टर को लीड करने दे। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त काम की पेस क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और गवर्नमेंट का अपने तौर पे किस डायरेक्शन में चल रहा है? हमारा प्राइवेट सेक्टर किधर चल रहा है? चल रहे हैं, लेकिन मसलन जो सड़कें बन रही हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो तो स्ट्रांग है क्योंकि उसका मॉड्यूल बना हुआ है ना कि जी सड़क बनाओ, टॉल लगाओ और वो हो जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे थे और उसके ऊपर, लेकिन वो इसलिए अच्छा मोहसिन साहब, हम जाना है ब्रेक पे, उसके बाद फिर यहीं जी जरूर ये हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन अहमद सैयद, आप साबिक चेयरमैन हैं सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, और हम इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक लैंडस्केप और उसकी डिफरेंट डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं। जी मोहसिन साहब, आप बता रहे थे कि जैसे अब अगर हमारी जो पहले ह्यूमन रिसोर्स पे बात कर लें, फिर हमारे यहाँ IPPs, बिजली की प्रोडक्शन, इसके मंसूबे हैं, बाद में कुछ चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन जो भी पॉसिबल हुआ इस टाइम फ्रेम में। इस वक्त पहले हम बिजली की बात कर लेते हैं कि बिजली हमें चाहिए कि हम ये भी बहुत बड़ा इनपुट है, 9 सेंट्स यानी कि 27 रुपए के ऊपर बिजली हम इंडस्ट्री को दें। ठीक, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। इस वक्त उन्होंने 35 रुपए कहा तो है गवर्नमेंट ने, लेकिन सारी टैक्सेशन मिला के 45 रुपए यूनिट पड़ रही है। तो 45 रुपए पे जो एफिशिएंट फैक्ट्रियां वो चल रही हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम इनको 30 रुपए से नीचे ले आए, ताकि जब 30 रुपए से नीचे आती है बिजली तो फैक्ट्रियां जो हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जो है, डिस्कस कहेंगी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। अच्छा, इसके अंदर हमारे जो पावर जनरेटिंग सोर्सेज है ना, एक तो हमने वो लोकल फ्यूल पे लेके जाने हैं, तो अच्छा, ताकि फर्नेस ऑयल और इंपोर्टेड फ्यूल इसमें खत्म करना है। नंबर वन, लोकल फ्यूल में फिर कोयला आ जाएगा। कोयले से जनरेट करें आप। बलूचिस्तान कोयला है, थर का कोयला है, सिंध का कोयला है, उससे जनरेट करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लें जिसमें एनवायरमेंटल जो है वो फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी में एनवायरमेंट खराब नहीं कोयले का कहते हैं जी पोल्यूशन फैलाता है। बिल्कुल नहीं फैलाता। ये मुझे साहिवाल कोल प्लांट में 3-4 साहिवाल की लोकेशन गलत है ना, क्योंकि 200 आपने इसको लगना चाहिए था केटी बंदर के ऊपर। केटी बंदर पे लगता है या हब का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके पास लगना था। वाटर की वजह से वो जो पोल्यूशन है, नहीं वो ट्रेन के अंदर कोयला लाते हैं ना आप इतना ज्यादा, तो ये कोयला जो ट्रेन पे लाना है तो दूर पड़ रहा है। ये सी कोस्ट पे हमेशा लगता है। ये गवर्नमेंट की गलत डिसीजन थी। पोर्ट कासिम पे लगता, वो फिजिबल है। यहाँ गडानी पे लगता, केटी बंदर पे लगता, वहां से बिजली की लाइनों के अंदर इसको आना चाहिए था ना, तो इसकी लोकेशन गलत है। दूसरा, मोहसिन साहब हमें चाइनीज इंजीनियर्स बताते थे इसकी सुपर क्रिटिकल वो चिमनी है या जी पोल्यूशन उसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल और नहीं वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। जो क्रिटिकल वो जो हमारी फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। कार्बन एमिशंस कहाँ जाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें पानी के साथ उसमें वो लगे होते हैं, वॉशर्स लगे होते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं, पानी में आ जाते हैं। पानी को आप ट्रीटमेंट करके उसको एग्रीकल्चर क्वालिटी पानी बना लेते हैं। अच्छा, अब जब आपका पानी हाइड्रो सोर्स है, आपका विंड है, आपका कोयला बेस्ट एनवायरमेंटल सेफ टेक्नोलॉजी है, फिर सोलर में भी सोलर भी है, तो ये सारी चीजें मिला के हमें चाहिए कि अपनी बिजली की कॉस्ट को नीचे लेकर आए, आवाम के लिए भी और फैक्ट्रियों के लिए भी। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें करना चाहिए। 94 के प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हैं फर्नेस ऑयल के, उनको हमें चाहिए IPPs के 94 के प्रोजेक्ट बंद करते हैं। वो अभी चल रहे हैं? हम वो चल रहे हैं, बस अपने आखिरी 1-2 साल के अंदर है। हमें चाहिए उनके साथ बैठ के इसको चैप्टर को क्लोज करें। ये कितना मुआहदा? 25-25 साल के? जी, ये 25-25 साल के हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनके टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन बीच में हमने सुना था किसी ने एक्सटेंशनें भी करवा ली थी। भी कर दी जी, तो वो जो एक्सटेंशंस थी वो हमारे हिसाब से गलत की थी लोगों ने, और जो डॉलर के रेट्स हैं वो जिस दिन उनकी इन्वेस्टमेंट हुई थी उस दिन के डॉलर के रेट उनको मिलने चाहिए, आज का डॉलर का रेट नहीं मिलना चाहिए उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये बैठ के 2002 से, लेकिन हम तो उनको पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं ना, तो ये गलत कर रहे हैं। लेकिन उसमें पैरिटी कोई फॉर्मूला तय हुआ था, देखें आज रेट में मिलेगा हमें। वो गलत फैसला किया ना, उस पे हमारे लोगों ने सोचा नहीं, और वो उस पे अब वो पेनल्टी जब 300 रुपए पे पहुंच गया है, कहाँ 100 रुपए का डॉलर और कहाँ 300 रुपए का डॉलर ना। तो हमें चाहिए सबसे पहले तो 94 वाले प्रोजेक्ट्स बंद करें,
और इन प्रोजेक्ट्स को बंद करने के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करें। हमें चाहिए कि हमारा जो केपी का नॉर्थ है, जो हमारा एजेके है, गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे मैक्सिमम बिजली जनरेट करें और 20-25 हज़ार मेगावाट बनाने के शायद काबिल नहीं है। बड़े डैम या छोटे बिल्कुल बनाएं सर, आप बड़े डैम बना सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टॉक एक्सचेंज मौजूद हैं, नेचुरल साइट्स मौजूद हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाएं, वहां से पैसे कलेक्ट करें, कर्जे ना लें। पाकिस्तानियों से पैसे लें, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसे लें, और वापडा को चाहिए कि वो पीछे हटे और इंटरनेशनल कंपनीज को आगे लेकर आए, चाहे वो चाइनीज हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, जिनके पास एक्सपर्टीज है डैम टाइम पे बनाने की। तो वापडा आजकल को काम कर रहा है, कोई कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो काम कर रहे हैं, और वापडा के पास कैपेसिटी नहीं है डैम मैनेजमेंट की। उनको चाहिए कि वो जो लोग वर्ल्ड क्लास डैम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनको आगे आने दें। आप समझें और उसको लोकल करने की कोशिश करें, लेकिन वापडा के अंदर लोगों की एक्सपर्टीज को ना ऊपर करें। प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अपने साथ लेकर आए ताकि उनकी एक्सपर्टीज बेहतर। लेकिन मोहसिन साहब, वापडा की यूटिलिटी है क्या? देखिए, जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में तो उनकी है कि आप मैनेजमेंट सिस्टम्स करने के, जैसे आपका एनटीडीसी है, आपका वो है सीपीपीए है ना, सीपीपी है, पीछे बैठे, लेकिन फिर ड्राइविंग सीट पे फिर एक वापडा की क्या? नहीं सर, वापडा पावर जनरेशन को हैंडल करे ना, और साइटें ढूंढे, फिर वहां से लेकर आए, लेकिन खुद ना काम करना शुरू कर दे, क्योंकि खुद उनके पास कैपेसिटी नहीं है काम करने की। एक्सपर्ट्स लेकर इंटरनेशनल मार्केट से लेकर आए। वापडा में बर्डन नहीं है हमारी? नहीं सर, मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर उसका खर्चा होना चाहिए मैक्सिमम 1 या 2% ऑफ आपकी जो एनर्जी की जो टोटल कॉस्ट है उसमें इनको 1 या 2% मिलना चाहिए। इस वक्त तो शायद ज्यादा वो इनको कम करना चाहिए ना, आपको कट करना चाहिए। वापडा को खामखा ग्रो ना कराएं, वापडा को अननेसेसरी ग्रो ना कराएं, मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर आए और उनको प्राइवेट सेक्टर से लोग हायर करें, इंटरनेशनल मार्केट से हायर करें, पैसे जो हैं स्टॉक मार्केट से उठाएं ताकि मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आपको फंड्स मिले। ठीक है। अच्छा, ये है कि चले इंडस्ट्री को तो शायद ये 30 रुपए ले आए, लेकिन आम कंज्यूमर जो है ना वो भी बहुत परेशान है कि जी उनको तो 70-75 रुपीज जी इस वक्त तकरीबन 65 रुपए पे पहुंच गया है। ये सबके लिए जो है ना बिजली जो है, इस वक्त पहला टारगेट हमें ये होना चाहिए कि ये 40 रुपए से ऊपर जाए ना प्राइवेट कंज्यूमर के लिए भी। अगर 40 रुपए पर आ जाएगा तो ये जो हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 40,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और अभी हमारा जो लोड है। अच्छा, ये थोड़ा कॉमन मैन को समझाएंगे, इंस्टॉल व्हाट डज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? देखिए, इस वक्त जो पावर जनरेशन लगी हुई है ना वो 40,000 मेगावाट लगी हुई, यानी वो 40,000 पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सिर्फ 25,000 मेगावाट को लोड सेंटर पे लेकर आ रही है। वो तो बाकी ले नहीं जो सकते। 15,000 मेगावाट है उसके हम वो जनरेट हो रही दे रहे हैं। नहीं, वो जनरेट हो ही नहीं, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो जनरेट क्या हो? जनरेट नहीं हो रही। नहीं, उसको वो प्लांटों को बंद किया हुआ है ना, लेकिन हम उनको फिक्स्ड कॉस्ट दे रहे हैं, हम उनको जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो कर रहे हैं जो कि अरबों रुपए के अंदर है। तो हमें चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइंस जल्द से जल्द लगाएं और वो भी स्टॉक एक्सचेंज से पैसे उठाए या बैंकों से लोन ले एनटीडीसी, और मिनिमम टाइम के अंदर ये जो हमारे पावर हाउसेस हैं इनको लोड सेंटर से कनेक्ट करें ताकि 40,000 मेगावाट अगर हमें चाहिए तो कम से कम हमारा जो लोड होना चाहिए वो 37,000 मेगावाट हमारी बिजली बिक रही होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बन जाएं ऑन ए फास्ट ट्रैक, जी हाँ, तो फिर आपका मतलब है कि उससे भी हमारा ये काफी हमारा ये मसला जो है आप समझें कि कोई 20% हमारा जो ये इशू है इस वक्त कॉस्टिंग का, पावर का, वो भी कम हो जाएगा। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, इनके जो ये लॉसेज हैं 15-15, 20-20%, ये सिर्फ 5% होने चाहिए। ये जो इनकी नलायकी है इसको ख़त्म करने के लिए इनको फौरन प्राइवेटाइज कर दें और एक एक कंपनी को 4-4 हिस्सों में तकसीम करके बेच दें। बोर्ड्स तो इन्होंने खत्म कर दिए इनके, शायद सर बेच दें। ये बोर्ड बनाना, बोर्ड वाला चक्कर में पड़ी ना। बोर्ड में तो सबर यह है कि गवर्नमेंट अपना हाथ ऊपर रखना चाह रही है। निकालें, इनको बेचें और प्राइवेट सेक्टर के पास आएंगे, फिर मैं देखता हूं कौन चोरी करता है और कौन। प्राइवेट सेक्टर तो लॉ ही नहीं करेगा चोरी। ऑटोमेटिक मीटर रीडर्स लगाएं जहां से बिजली आ रही है और कहां जा रही है, और जो जितनी इस्तेमाल कर रहा है सब करेंगे। इतना स्टाफ है जो डिस्कोस का, वो कहां जाएगा? सर सब इस्तेमाल हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई लॉस ऑफ नहीं होता। मैंने सुंदर के अंदर जब ट्रांसमिशन लाइंस अपनी डाली, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस डाली, तो मैंने रिटायर्ड लेस्को के जो ईमानदार लोग थे उनको रखा और वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो जिसके पास टेक्निकल स्किल है पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी, वहां इस्तेमाल नहीं होगी तो जो मुल्क ग्रो कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वो हमारा स्टाफ वहां चला जाएगा।
यानी इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ एक वर्किंग क्लास में खौफ पाया जा रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन होगी तो ये हो जाएगा, हम सारे बिल्कुल रिट्रेंचमेंट्स हो जाएंगी, मैस। सर वो जो यूनियन लीडर्स होते हैं ना, उनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी, उनके और जो चोरी है ना, क्योंकि चोरी बहुत ज्यादा है, चोरी बहुत, रिश्वत बहुत ज्यादा है। आप आज बिजली लेने जाएं तो आपको जब तक रिश्वत नहीं देंगे आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। तो ये जो चीज है ना, ये खत्म होनी चाहिए। हाँ, ये चीज खत्म होनी चाहिए। बिजली आप जाएं और आपको मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको बिजली मिल जानी चाहिए। यहाँ पे सालों पे बिजली नहीं मिलती है। अच्छा, एक और खौफ पाया जाता है, लोग कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाएगी तो लोग जो बेकार हो जाएंगे इंसान। नॉट एट ऑल सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे एक साहब का नहीं जी, ये इट इज हियर टू सपोर्ट द ह्यूमंस। बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेडिकल टेक्नोलॉजी की एग्जांपल देता हूँ कि आपका फर्ज करें सारा का सारा जो मेडिकल डेटा है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे आ जाता है। ठीक है। अब डॉक्टर को आपकी सारी वो जो टेस्ट है उसका रिजल्ट हर वक्त उसके सामने है, वो आपको पहले ही बता देगा कि जनाब मियाँ साहब आप ये खाने में ये तब्दीली ले आएँ ताकि हम आपको डायबिटीज से बचाएं, ताकि हम आपको हार्ट पेशेंट से बचाएं, हम किडनीज को बचाएं, लिवर को बचाएं। तो आप अपने आप को प्रिवेंटिव केयर पे ले आएंगे। और वो जैसे कहते हैं ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो जो काम आप वक्त पे कर लेंगे उससे हमारा मेडिकल का खर्चा जो है बड़े आराम से आधा हो जाएगा। यानी एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बेसिकली हमें सपोर्ट करने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब गाड़ी चलाते हैं उस पे 1 किलोमीटर पर लीटर आ रहा होता है ना, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप मोटरवे पे 100 किलोमीटर पर लीटर, उस पे 100 किलोमीटर पे चलाएंगे तो पेट्रोल आपका कम इस्तेमाल होगा, 120 पे चलाएंगे तो ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो आपको एफिशिएंट बनाता है, आपके खर्चे कम करता है, आपको प्रोडक्टिव ज्यादा बनाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो रियलिटी है, इसने आना ही आना है। अब हमने इससे मिल के अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और हमने अपने लॉसेस को कम करना है। यानी हमने इस टेक्नोलॉजी में अब जाना चाहिए, जाना ही है ना। आप तो नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि अब हम 5G की तरफ अभी पाकिस्तान गया तो नहीं। 5G तो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, आपने डेटा ट्रांसफर उस पे करना है 5G के ऊपर, वो भी रियलिटी है। आप 5G पे भी जाएंगे, कल को 6G पे भी जाएंगे। मैंने चाइना में देखा वो 6G 7G पे, तो आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। टेक्नोलॉजी के अंदर कोई रिवर्सल नहीं है, इसके आपको सीखना ही पड़ेगा। पहले आप जैसे इंजन वाली गाड़ियां थी, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कल को हाइड्रोजन का फ्यूल आने वाला है। तो इस तरह ये तो आपको हर नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सही है। अच्छा, चूंकि आपका एविएशन, यू आर एन अथॉरिटी ऑन एविएशन एज वेल, तो मैंने कहा लगे हाथों आपसे ये भी पूछ लिया जाए, पाकिस्तान में जो JF7 ये है थंडर की जो प्रोडक्शन है, ये यहाँ असेंबलिंग होती है क्या है? यानी इंजन्स तो खैर में रशियन है गालिबन। सर हम तकरीबन आप समझें कि 55% इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो पाकिस्तानी है, लेकिन अब आप देखें कि इतने सारे मुल्कों ने पाकिस्तान से ये सौदा खरीद रहे हैं। नाइजीरिया है, फ्यूजलाज हम बना रहे हैं, विंग्स हम बना रहे हैं, सारी हमने वहाँ पे मशीनें लगाई हुई हैं। और एवियोनिक्स भी ठीक है बाहर से आती है, लेकिन सिस्टम्स हमारे डिजाइन किए हुए हैं। अभी हम इराक को बेच रहे हैं, नाइजीरिया भी ले चुका है। और ये जिस दिन ये प्रोजेक्ट लगाए थे मुसफ मीर साहब मरहूम ने, शहीद ने, उस वक्त यही प्लान था कि मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक ये हमारे ही जहाज बिकेगा। और अगर हम ये मतलब यानी ये हमारे लिए, यानी हम ब्रेक इवन पे आए हुए हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम अरबों मतलब $1.5 अरब का तो अभी हमने सौदा इराक को बेचा है। तो अब हमें चाहिए, तो इसमें हम और चाइना, पाकिस्तान और चाइना दोनों जी बराबर के शरीक, रशिया भी उसमें शामिल है क्योंकि इंजन रशियन आ रहा है उसके अंदर। एक और चीज मैं तस्करा करना चाहूंगा, सुखोई इंजन जी। एक और चीज में इस वक्त जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है ना, इसको हमें चाहिए कि जी फॉरेन प्राइवेटाइज करें, प्राइवेट ओनर्स को दें। बेहतर है कि पाकिस्तानी ओनर्स आएं ताकि PIA को फुल कैपेसिटी पे लाने के लिए कम से कम वहाँ पे 100 जहाज होने चाहिए। और हमारी जो रूट्स हैं, हमारी बड़े सक्सेसफुल रूट्स हैं, हम यूरोप और अमेरिका को दोबारा खोलें ताकि पाकिस्तानी जो है एक तरफ से उठे और 5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद या 13 घंटे के बाद पाकिस्तान की डेस्टिनेशन पे लैंड करे, बजाय इसके कि वो डिफरेंट मुल्कों में धक्का खाते हुए यहाँ पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे मैं जब भी अमेरिका में जाता हूँ या मैं कतर एयरवेज में जाता हूँ, हाँ, अब आप देखें ना कि अगर आप लाहौर से टेक ऑफ करें सीधा आप न्यूयॉर्क पहुंचे। पहले आते रहे हैं ना, अभी कनाडा में चल रहा है ना, न्यूयॉर्क टू लाहौर आती रही है। ये इंटरनेशनल साजिश के अंदर हमने अपने आप को खुद फंसाया। और उसमें हमारे वो गुलाम सरवर खान साहब ने, नहीं सर, गुलाम सरवर खान से ज्यादा मैं सिविल एविएशन को ब्लेम करूंगा। अच्छा। उन्होंने उनको गलत डेटा दिया था, गलत डेटा उन्होंने डेटा गलत दिया था कि जी इतने लोगों ने जाली लाइसेंस है, वो तो हाँ, उन्होंने तो सिर्फ गलत हाउस को बता दिया। रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल, उसमें सिविल एविएशन को देखना चाहिए था। FIA ने जब इन्वेस्टिगेट किया 7-8 लाइसेंस थे जिनके अंदर इश्यूज थे, वो 280 का फिगर गलत क्या थे? मतलब
फेक तो फिर भी नहीं होंगे। फेक नहीं थे सर, हर बंदा पहले पायलट पीपीएल करता है, फिर सीपीएल करता है, अब वो सीपीएल से आगे जा रहा है। सीपीएल भी एक बड़ा अब उसने एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस लेना है तो उसके किसी के 500 घंटे हैं, किसी के 1000 घंटे हैं। अगर उसमें कोई इशू है 10 बंदों के आप इश्यूज रिजॉल्व कर लेना, उसके ऊपर आपने खप डाल के पाकिस्तान की सारी एयरलाइंस को बंद करा दिया, पायलट्स को ग्राउंड करा दिया, तो चीज सोच समझ के करनी चाहिए। मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ उसमें बहुत ज्यादा। इंडिया के 4000 पायलट्स जाली लाइसेंस लिए फिर रहे हैं और इंडिया वालों को कोई दुनिया कुछ नहीं कहती, और उनकी अपनी एयरलाइंस उनके जो 5-6 क्रैशेस हुए उसके अंदर उनके भी जाली लाइसेंसेस के इश्यूज हैं। तो हमें चाहिए कि अपने सिस्टम्स को ठीक करें, कंप्यूटराइज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आएं, लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदारी का सबूत ना दें। लेकिन बहुत नुकसान हुआ। जी बिल्कुल नुकसान हुआ। अच्छा, ये जो जैसे भी आप बता रहे थे JF7 थंडर का, जी इसमें मॉडर्न लेटेस्ट वर्जन्स भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके मिसाइल्स लेटेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है। और अभी हम इसके बाद जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे इंशाल्लाह वो हम खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहाज़ डिज़ाइन भी हम खुद कर सकते हैं, उसकी ज़्यादातर जो एयर फ्रेम्स की जो पार्ट्स हैं वो लोकल बनेंगे। कल को इलेक्ट्रॉनिक्स हम एवियोनिक्स बनाएंगे, रेडार्स उसके खुद बनाएंगे। लेकिन इंजन्स पे पहुंचने के लिए, क्योंकि काफी वो तो अभी चाइना भी तो रशिया से लेते हैं। हाँ, वो इंजन्स आप ले लें किसी से, लेकिन ग्रेजुअली इंजन्स की कम से कम मेंटेनेंस तो खुद करें ना। उसके जो टर्बाइंस हैं, उसके जो ब्लेड्स हैं, उनकी जो रिपेयर्स हैं वो हमें खुद करनी चाहिए, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल को हम इंजन भी खुद बना सकें। सही बात है। नहीं तो ये इस हवाले से आर दे कंपेरेबल हमारा जो प्लेन है with any other plane state of the art? Always the man behind the gun. JF-17 is performing extremely well. अभी different हमने exercises किए हैं। किसी और बड़े जहाज से कंपैरिजन हो सकता है, अमेरिकन या इस वक्त फ्रांस के या हमारे जो ब्रिटानिया? कंपटीशन पे जो जहाज है ना, हम उसके हिसाब से बड़े सेफ हैं, बड़े स्ट्रांग हैं। तो हमारे कंपटीशन में कौन से हैं? F-16 मैं इंडिया का नाम लिए बगैर कह रहा था कि इंडिया को हम बड़े आराम से JF-17 इंडिया की अपनी तो मैन्युफैक्चरिंग कोई अपनी कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी राफेल लिए हैं। लेकिन हम राफेल को अपने जो हमारा जो एवैक्स का सिस्टम है उसके थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी। नहीं तो ये जो मिग होते थे पहले, MiG-21, MiG-30, वो सीरीज खत्म हो चुकी? वो खत्म हो गई है, वो पुराने थे, उसमें इंजन्स पुराने थे, उसकी सिस्टम खत्म हो गए थे, अब वो खत्म हो गए। अब SU सीरीज आ गई हैं, SU-27 है, 30 हैं, तो वो ठीक है, वो अच्छे जहाज हैं। और लेकिन वो हर मुल्क जो बना रहा है अच्छे जहाज, वो एक रिसर्च बेस्ड उसके ऊपर चलते हैं ना। तो हमें भी चाहिए कि हम रिसर्च साइंटिस्ट अपने कामरा में बिठाएं और उनको भी वहाँ से ट्रांसफर ना किया करें। इसके ऊपर मुसफ़ मीर शहीद साहब ने एक पूरा रिसर्च करवाई थी कि वहाँ पे जो इंजीनियर्स वहीं रहेंगे, हम उनको प्रमोशन देंगे, ताकि ये ना हो कि जी वो 2.5 साल जब तक उनको कोई कमांड पोजीशन ना मिले, किसी बेस पे ना जाएं, तो उनको प्रमोशन नहीं मिलती। तो हमें जैसे डॉक्टरों को हम प्रमोशन देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तक लेके जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे जो R&D इंजीनियर्स हैं ये भी ऊपर जाएं, उनको वहीं कामरा में रखें। उनको 5 साल 10 साल के बाद उनको आप एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल तक ये उनका हक है। हाँ बिल्कुल, R&D कर ये ऑनर तो उन्हें देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा, R&D की जब आप बात करते हैं, पाकिस्तान में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है तकरीबन ना होने के बराबर। देखिए, R&D का कस्टमर होता है। अब चाइना ने ये किया कि अपने उन्होंने डिजाइन हाउसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर PCSIR है, पिटैक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। पिटैक जो है वो किसी जमाने में तो बहुत एक्टिव थी, अभी दोबारा एक्टिवेट हुई भी थी, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस जी, अभी भी दोबारा एक्टिवेट हुई भी है। लेकिन जब तक वो मार्केट से अपने आप को नहीं कनेक्ट करेंगे ना, उनकी मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट से कनेक्टिंग मैकेनिज्म जो है ना, चाइना में मैंने देखा इंक्यूबेशन सेंटर्स देखे, मैंने यूनिवर्सिटीज का, हमारे यहाँ सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमारे जो सरकारी अफसर है ना, वो अपने आप को मेहनत नहीं करते, वो मार्केट में जाते ही नहीं है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट कोई नहीं ना, लेकिन आप इंटरेस्ट डालें ना उसके अंदर। अगर कोई उनका पेटेंट सेल होता है, उनको पैसे दें, उनको रॉयल्टी दें। अगर वो कमाएंगे तो वो अपनी रॉयल्टी को बेचेंगे बाजार के अंदर। लेकिन अगर आप उनको इंसेंटिव ही कोई ना दें कि भाई तुमने बस तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, तुम जो मर्जी रिसर्च कर लो, तो दैट इज रॉन्ग ना। तो आपको फॉर्मूला बनाने चाहिए कि भाई एक बंदा पेटेंट लेकर आता है, एक प्रोडक्ट लेकर आता है, वो प्रोडक्ट बिकता है मार्केट के अंदर, कोई उसको मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है, तो आप उसका शेयर रखें डिजाइनर का उसके अंदर। नहीं तो ये PCSIR में भी सुना बड़ी इनोवेशन होती रही है किसी जमाने में, हुई है, लेकिन कॉम्पनसेशन उनको सही नहीं मिलती।
जो नहीं उनके मिली। जो साइंटिस्ट हैं उनको क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इंडस्ट्रीज ने उनसे कोई बेनिफिट भी लिया था। जी मैंने लिया है। सो ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी जो कॉम्पनसेशन है उसको बेहतर करें, साइंटिस्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, उनसे क्या मार्क वैसे कोई नहीं उनको पैसे मिलेंगे, पेपर्स लिखने पे पैसे नहीं मिलेंगे, आप चीज डिजाइन करें, सौदा बेचें बाजार में, बाजार से जो इनकम आएगी उसमें से उनको शेयर दें। आप बजाय कि आप सिर्फ पेपर वर्क पे रह जाएं। हाँ हमारे यहाँ यही होता है कि जी पेपर लिख लिया तो आपको एक इंक्रीमेंट मिल गया। नो, आप पेटेंट करें, प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट डिजाइन करें, प्रोडक्ट मार्केट में बेचें, उधर से जो रेवेन्यू आए उसमें से उनको शेयर दें। तो इसमें हम चूंकि आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक दो मिनट रह गए हैं, ये बैरिक एंड गोल्ड जो माइनिंग का हमारा सेक्टर है, इसमें आपका कोई है स्टडी? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर हम बाज मिनरल्स ऐसे हैं जिनके लिए बड़ी एक्सट्रीम हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब वो जो रिफाइनरीज हैं वो दुनिया के अंदर 4-5 ही हैं, और बैरिक गोल्ड और जो डिफरेंट कंपनीज हैं, तो हमें उनके साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि ये नहीं है कि यहाँ से मिट्टी बाहर चली जाए और फिर वो कह दें कि जी इसमें इतना कॉपर था, इतना सोना था। नो, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिफाइनिंग लोकल होना चाहिए, ताकि हमें यहां से डिस्पैच होते हुए पता हो कि जनाब इसमें से मिट्टी क्या चीज जा रही है, कॉपर कितना है, इसमें गोल्ड कितना है, ताकि उस हिसाब से हमें शेयर मिलना चाहिए। ये नहीं कि जी उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया। नहीं तो इस वक्त हम वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग विजिलेंस। अभी जो पिछले जो हमारा जो एक शिकायत सी आई थी रॉ मटेरियल जाता रहा वहां, सेंधक का प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा सामान बाहर गया है, हमें उसकी कॉम्पनसेशन सही नहीं मिल रही। फिर हमारा जो जिंक का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी दौड़ के अंदर हमें कॉम्पनसेशन सही नहीं मिल रही। हमें चाहिए कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को इंप्रूव करें इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन अहमद सैयद साहब, आपने बड़ा वक्त निकाला जनाब, बड़ी उम्दा जबरदस्त आपने आई ओपनिंग जो है सारे डिस्क्लोजर्स। तो जनाब ये गुफ्तगू हुई, इसमें बड़े ऐसे हकायक सामने आए हैं कि हमारे यहाँ वी हैव ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स है, वैल्यू एडिशन पे काम करना है, और फिर ये भी है कि हमने पॉलिसीज़ को इस तरह फेल सेफ फूल प्रूफ बनाना है कि जहाँ पे हमारे से कोई ऐसी खामखा की लीकेज ना हो। तो फिर वी हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।